हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आपको हमारे वीडियो में या हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई सुधार की गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हम समय से उसका सुधार कर सकें। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर है और करंट अफेयर की हो जाएगी क्लास नंबर 11। और इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करंट अफेयर है ये। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को लगभग 28 साल के लंबे इंतजार के बाद ट्रांसपोर्ट नगर मिला है। ट्रांसपोर्ट नगर मिला है और उत्तर प्रदेश के किस जनपद को मिला है और लगभग 28 साल के इंतजार के बाद मिला है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं मथुरा को मिला है, हाथरस को, कासगंज को या फिर अलीगढ़ को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है आपका डी, यानी अलीगढ़ को। अलीगढ़ को लगभग 28 साल के लंबे इंतजार के बाद ट्रांसपोर्ट नगर मिला है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसको जो है काफ़ी लंबा समय लग गया है। और चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हो जाते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन्हीं से क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। 28 साल के लंबे इंतजार के बाद अलीगढ़ को ट्रांसपोर्ट नगर मिला है। और इसमें कुल कितने भूखंड हैं? 1803 भूखंड है। और इसमें सबसे आपको ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसमें जो है लोटी सिस्टम अपनाया गया है। और ट्रांसपोर्टर ही नहीं, सामान्य व्यक्ति भी ज़मीन ले सकेगा इसके अंदर। और अगला पॉइंट हो जाता है आपका, जो आपका ट्रांसपोर्ट नगर है ये आपका 608 भूखंड, ये आपको देख लेना एक बार। आप पीडीएफ के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हो जाता है पहले चरण में ट्रांसपोर्टर, ट्रक ऑपरेटर, मिस्त्री की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स, गोदाम, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस, ये जो दिए जाएंगे पहले फेज में। और बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट नगर में कार्यालय किस किस के होंगे। फायर पार्क होगा, सीएनजी पेट्रोल पंप होंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट की जो सुविधा वो भी दी जाएगी और आपकी सामुदायिक शौचालय की सुविधा भी वहाँ दी जाएगी। ठीक है, और ये हो जाता है आपका इसकी घोषणा करते हुए। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 28 साल के लंबे इंतजार के बाद अलीगढ़ को मिला है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2। और 2 नंबर हमारा क्या कहता है। सांसद खेल महाकुंभ 22-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन यूपी के बस्ती जिले में किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है ये आपसे पूछा गया है। पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा या फिर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। सांसद खेल महाकुंभ 22-23 का जो दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ है यूपी के बस्ती में हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है? तो ये हुआ आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। बात कर लेते हैं आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ यानी 22-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है कि डायरेक्ट नहीं हुआ है, ये हुआ है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसमें खेल कौन कौन से हो जाते हैं? इसमें लगभग सभी खेल हैं। इस खेल में महाकुंभ के दौरान कुश्ती है, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेनिस और इसी तरह के और भी ज़्यादा इंडोर और दोनों तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा। और खेल महाकुंभ का जो पहला चरण है ये आपका 10 से 16 दिसंबर 22 तक आयोजित किया गया है। और खेल महाकुंभ का जो दूसरा चरण है ये 18 से 28 जनवरी तक 2023 तक किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये कब हुआ? ये हुआ आपका जनवरी में। ठीक है, खेल महाकुंभ की बात हो रही है। और ये हो जाता है आपका देश भर में 1000 से अधिक खेलो इंडिया जिला केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो आपकी केंद्र सरकार की योजना चल रही है उसके लिए। और जिनमें 750 से अधिक केंद्र पूरे हो चुके हैं। ये इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं, सरकार ने पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। और मेरठ उत्तर प्रदेश में भी एक अन्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। तो कहाँ पर जो है खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? ये मेरठ में किया जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के मेरठ में हो रही है।
और पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो ये जो है मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो जाता है आपका सांसद खेल महाकुंभ। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3। और 3 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आच्छादन बढ़ाने, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करके मूल्य संवर्धन और विपणन की व्यवस्था की जा रही है। ये किसके लिए की जा रही है ये आपको बताना है। गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए, दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करते हैं खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आच्छादन बढ़ाने, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने, मूल्य संवर्धन और विपणन की व्यवस्था की जा रही है। तो ये हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। और यहाँ देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के जो राज्य मंत्री हैं, राज्य कृषि मंत्री हैं, ये हैं आपके सूर्य प्रताप शाही। और इन्होंने बताया कि मोटे अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा देते हुए आच्छादन बढ़ाने, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि कर मूल्य संवर्धन और विपणन की व्यवस्था के अंतर्गत 55 मोटे अनाज, कितने अनाज हैं ये हैं 55 मोटे अनाज के प्रसंस्करण और पैकिंग के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और जिसमें 72,500 किसान प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे। ये आंकड़े आपको याद रखने, इन आंकड़ों से जो है क्वेश्चन बनते हैं। उन्होंने बताया कि मोटा अनाज भारत का पारंपरिक भोजन है और मोटा अनाज ग्लूटेन मुक्त, उच्च प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा से भरपूर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ही वर्ष 2018 में मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया। और इसके उत्पादन को बढ़ाने के जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और ये हो जाता है आपका मोटे अनाजों को श्री अन्न का दर्जा भी दिया गया है। ये भी आपको समझ लेना है। और मोटा अनाज कौन कौन सा होता है, ये आपका जो बाजरा वगैरह होता है ये आपका मोटे अनाज की श्रेणी में आ जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि वह अब समाजवादी पार्टी की तर्ज पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को 11 लाख रुपए का पुरस्कार देंगी। और जो होगा ये किसके, इसकी जो योजना का नाम क्या होगा। उत्तर प्रदेश यश भारती सम्मान, उत्तर प्रदेश भारत भारती सम्मान, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, या फिर उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति सम्मान। ये सबसे पहले ये जो योजना है ये आपकी समाजवादी पार्टी के द्वारा लाई गई थी। और वो योजना थी आपकी यश भारती योजना। ठीक है, उसमें जो है जो आपका प्रदेश का नाम रोशन करते थे उनको 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता था सरकार के द्वारा। अब योगी सरकार भी उसी की तर्ज पर जो है एक पुरस्कार लेकर आई है, उसका नाम है आपका उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। और इससे बनने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये हम देख लेते हैं। ये हो जाते हैं आपके समाजवादी पार्टी सरकार के यश भारती सम्मान की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो है इसी से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, ये कौन सा सम्मान है, ये हो जाता है आपका गौरव सम्मान। इस योजना के तहत 4 विभूतियों को 11-11 लाख रुपए की राशि उससे जो है इसको सम्मानित किया जाएगा। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार को 2 साल पहले ही बंद कर दिया। जो आपकी यश भारती है ये समाजवादी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और इसको योगी सरकार ने 2 साल पहले ही बंद कर दिया है। और यश भारती सम्मान के तहत 11 लाख रुपए ऐसी हस्तियों को दिए जाते थे जिन्होंने देश विदेश में राज्य का नाम रोशन किया हो। इसकी जगह अब संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत कर दी है। ठीक है, ये याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बात करते हैं आपके जो आपकी ये विभूतियों को जो है पुरस्कृत किया जाता है कौन कौन सी श्रेणियाँ हो जाती हैं। तो इसमें जो है हो जाती है आपकी शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, इसमें गायन होता है, वादन होता है और नृत्य भी हो जाता है। ललित कला, नाट्य कला, फिल्म मीडिया से संबंधित जो भी होते हैं उनको भी दिया जाता है। समाज सेवा के लिए भी, युवा कल्याण, समाज कल्याण, महिला एवं दिव्यांगजन कल्याण के लिए भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। बात कर लेते हैं कृषि में, तो अगर किसी ने कृषि में जो है कुछ विशेष कार्य किया है उसके लिए भी ये दिया जाएगा। उद्यमिता कौशल विकास में किसी ने विशेष कार्य किया है उसके लिए दिया जाएगा। और अन्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा में, साहित्य में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी और खेलों में भी किसी ने ये जो विशिष्ट योगदान दिया है उनको भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। और ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 22-23। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 5। और 5 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीपों के नाम रखे जाने का निर्णय लिया गया है? परमवीर विजेता हैं आपके उत्तर प्रदेश के, उनके नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीपों के नाम रखे जाने हैं। तो कितने परमवीर चक्र विजेता हैं जिनके नाम पर द्वीपों के नाम रखे जाएंगे अंडमान निकोबार में? आपके हो जाएंगे 2 परमवीर चक्र विजेता, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे या फिर हो जाएंगे 5। आपको बताना कितने हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 4। उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार में द्वीपों के नाम रखे जाने कौन कौन से हो जाते हैं और क्या क्या और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो हम समझ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये हो जाता है आपका एक्स्ट्रा फैक्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े सैन्य अलंकरण यानी परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात, जो कोई नहीं जानता था यानी अज्ञात थे वो, उनका जो द्वीपों का नामकरण किया है। और इस सूची में उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम शामिल हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं। और अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश से आपके यानी 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम दिए गए हैं। कौन कौन से हो जाते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं। ये हो जाता मास्टर हवलदार वीर अब्दुल हमीद, नायक जदुनाथ सिंह, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और मानक कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को जीवित रहते ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि कुछ इसमें मरणोपरांत है। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपसे पूरे इनके स्थान दिए गए हैं, पूरी इनकी हिस्ट्री दी गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धर्मपुर गांव में जन्मे हैं कौन? वीर अब्दुल हमीद। ठीक है, और इसकी जो पूरी डिटेल है ये आपको पढ़ लेनी है। ये आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगी। इनको परमवीर चक्र क्यों मिला है ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के साथ लड़ाई की थी इन्होंने, ठीक है, और इसलिए जो है इनको परमवीर चक्र दिया गया था। और इसी तरह से आपके जो सभी टॉप जो चारों हैं आपके परमवीर चक्र विजेता, उनकी जो है पूरी डिटेल दी गई है। यहाँ आपको दी गई है मनोज कुमार पांडे की, ये सीतापुर जिले के हैं। ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है। और ये जो है आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करते हैं स्टडी विद एली सेलेक्स, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और हमारी सभी वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ये हो जाते हैं एक जदुनाथ, इनके बारे में भी पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये आपके शाहजहाँपुर जिले के हैं। अगर मैं आपको ये सारी डिटेल बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। और एक हो जाएंगे आपके मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह। इनका जन्म 10 मई 1980 को बुलंदशहर के औरंगाबाद में हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना है। और इनसे जो है किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये हमने आपको बता दिए हैं। और ये पूरी लिस्ट है जो आपके 21 परमवीर चक्र विजेता हैं, उनके सभी के जो हैं नाम दिए गए हैं। लेकिन आपको केवल उत्तर प्रदेश के नाम याद रखने हैं क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम है और उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज चल रही है। ये आपके सभी 21 के 21 नाम हो जाते हैं। और यहाँ हम समझेंगे मैप के माध्यम से भी थोड़ा सा। ये हो जाता है पूरा मैप जो है, ये है आपका अंडमान निकोबार का। और यहाँ आप सबसे पहले देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के योगेंद्र द्वीप का। दूसरे हो जाते हैं आपके जदुनाथ द्वीप। तीसरे हो जाते हैं यहाँ मनोज पांडे, ये हो जाते हैं 3 नंबर पर। और एक आपके हो जाते हैं अब्दुल हमीद द्वीप। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हो जाता है अब्दुल हमीद द्वीप। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये पूरी की पूरी जो है आपको पीडीएफ में एज इट इज़ मिल जाएगी। ठीक है, हमने 4 आपको बताए हैं परमवीर चक्र विजेता। उनके नाम से जो है अंडमान निकोबार पर जो अज्ञात द्वीप थे उन पर जो है उनका नामकरण किया गया है इनके नाम से। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता है। और चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6, और 6 नंबर क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी समेत अन्य देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं, और जो हैं 8वीं शताब्दी की हैं, 9वीं शताब्दी की हैं, 10वीं शताब्दी की हैं, या फिर आपका 12वीं शताब्दी की हैं। आपसे पूछा गया है कालिंजर दुर्ग के तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग और गणेश की, भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की और भी काफ़ी प्राचीन देवताओं की मूर्ति मिली है। ये जो है किस सदी की हो जाती हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है। आधे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होगा कि कालिंजर जो है ये कहाँ स्थित है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कालिंजर जो है ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। और कालिंजर से काफ़ी सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, कालिंजर जो है प्रसिद्ध यानी फेमस स्थान है। तो इस ये भी आपको देख लेना है। और चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 9वीं शताब्दी की। ये जो सभी मूर्तियाँ ये आपकी 9वीं शताब्दी की हो जाती हैं।
और चलिए देख लेते हैं ये 9वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हो जाती हैं और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं वो हम देख लेते हैं। राज्य के बांदा जिले में ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग की अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मलबे से निकली है। और कुछ पत्थरों पर देवी देवताओं की नक्काशी हैं। इसमें भगवान विष्णु हो जाएंगे, गणेश हो जाएंगे, लक्ष्मी जी, पार्वती जी की प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्तियां भी हैं। और शिवलिंग को छोड़कर अधिकतर मूर्तियां इसमें खंडित मिली हैं। और यहाँ बात करते हैं जो आपका कालिंजर दुर्ग है, ये प्राचीन दुर्ग है और यहाँ गुप्त काल से लेकर बिंदोलों तक का शासन रहा है। यहाँ पर भी पूर्व में निर्माण कार्य के दौरान इस तरह की मूर्तियाँ मिलती रहती हैं, ये भी आपको देख लेना है। ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, इस तरह की जो मूर्तियाँ हैं ये आपकी मिली हैं कालिंजर दुर्ग से। ठीक है, ये आप मूर्तियाँ देख सकते हैं और ये भी आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि इस तरह की जो है मूर्तियाँ वहाँ मिली हैं। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7 और 7 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। किस राज्य की सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ी को लक्ष्मण पुरस्कार व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है किस राज्य की सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश द्वारा। तो 7 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के उद्घाटन पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा खेल की उपलब्धियों के लिए प्रदेश की विभिन्न प्रतिभाओं को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इतनी चीज़ आपको समझ लेनी है, कौन कौन से ये अवार्ड हो जाते हैं और इनमें जो सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की ये सूची हो जाएगी। और सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की सूची कौन सी है, ये हो जाता है रानी लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से किस किस को सम्मानित किया गया, यहाँ आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और ये लिस्ट आपको पूरी जो है टेलीग्राम पर एज इट इज़ मिल जाएगी। और ये 2021 का अवार्ड है, ये आपको 2023 में मिला है। सामान्य वर्ग की बात करते हैं तो ज्योति शुक्ला इनको मिला है और नेहा कश्यप को मिला है, ये मेरठ के, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनसे पिछली एक परीक्षा में भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका वुशु से संबंधित है, कौन है, मेरठ की, वो मेरठ की हो जाती है नेहा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद वेटरनर वर्ग में भी मिला तरुणा शर्मा, ये भी मेरठ से हो जाती हैं। और मनीषा भाटी सामान्य वर्ग से गौतम बुद्ध नगर से हो जाती हैं। और इनके नाम आपको याद रखने हैं, नाम से ही जो है इनके क्वेश्चन बनेंगे। और लक्ष्मण पुरस्कार की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग में मोहित यादव लखनऊ को मिला है, राहुल सिंह वाराणसी को मिला है, जनार्दन सिंह गाजीपुर को मिला है। और वेटरनर वर्ग में मोहम्मद आरिफ को गोरखपुर के हैं, राधेश्याम ये आपके आजमगढ़ के हैं, एथलीट हैं, इनको भी जो है मिला है। और इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपके दिव्यांगजन हैं, इनमें सुहास एलवाई को मिला है, ये पैरा बैडमिंटन लखनऊ से हैं। विवेक चिकारा मेरठ के तीरंदाजी के हैं। दीपेंद्र सिंह जो हैं संभल के हैं, शूटिंग हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और ये हो जाते हैं आपके रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है जितने खिलाड़ियों को, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8 और 8 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनमें उत्तर प्रदेश की किस शख्सियत को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हो जाएंगे जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव, बाल कृष्ण दोषी या फिर कल्याण सिंह। गणतंत्र दिवस पर जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो आपके कौन हो जाते हैं। जाकिर हुसैन जी ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। बालकृष्ण दोषी जो है ये भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएंगे दोनों। ठीक है, वहीं बात करते हैं कल्याण सिंह, तो इनको 2022 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और मुलायम सिंह यादव वो जो बचते हैं आपके, तो ये आपके 2023 में इनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। और इनको जो है मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी, मुलायम सिंह यादव को जो है पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये हो जाते हैं आपके, राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है, यानी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। उनमें उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण, जबकि अन्य 7 विभूतियों को पद्म श्री अवार्ड के लिए चुना गया है।
बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो ये हो जाता है आपका सूची में 6 पद्म विभूषण हो जाएंगे, 9 पद्म भूषण हो जाएंगे और 91 जो है पद्म श्री पुरस्कार हो जाएंगे। यहाँ आपको इसकी संख्या से भी क्वेश्चन बन सकता है, टोटल आपके कितने हो जाते हैं। तो 91 और 9 यानी 100, और 100 और 6 106 आपको टोटल अवार्ड है। इन अवार्ड की संख्या से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको देख लेनी है। बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के जो आपके संस्थापक थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, और इनको जो है नागरिक मामले में असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, ये हो जाता है आपका असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है आपका पद्म विभूषण, उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पद्म भूषण, और किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया जाता है। ये भी आपको समझ लेना है। और ये आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव के लड़के यानी अखिलेश यादव को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत हो जाते हैं उनके बेटे को ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 9। भारत सरकार के अनुसार 2023 तक सबसे अधिक बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। 2023 के अनुसार जो है सबसे अधिक बिजली कनेक्शन कौन देने वाला राज्य बन गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर आपका तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। 8 साल में 47 करोड़ नए बिजली कनेक्शन देने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ता वाला राज्य बन गया है। और उत्तर प्रदेश के बाद जो कौन आ जाता है? दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है तमिलनाडु। ये भी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन जो बनेगा पहले, दूसरे और तीसरे नंबर तक बन जाता है। बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर बिजली कनेक्शन देने का अभियान शुरू किया है और इसके परिणाम स्वरूप 2017 से अब तक 1,47,90,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और इसमें बड़ी जो भूमिका है वो है आपकी सौभाग्य योजना की। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, सौभाग्य योजना आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और प्रदेश में रिवैम्प्ड योजना के तहत बिजली व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। कौन सी योजना है? रिवैम्प्ड योजना। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये भी आपकी उत्तर प्रदेश की बिजली की योजना है। और बिजली उत्पादन से लेकर वितरण तक कई योजनाओं पर काम शुरू किया गया है और आने वाले दिनों में प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध बिजली मिल सकेगी। और ये हो जाता है आपका यूपी पीसीएल। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10, और 10 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पनियाला को जीआई टैग मिला है, यह संबंधित है। पनियाला जो है कहाँ से संबंधित है? आजमगढ़ से, गोरखपुर से, सहारनपुर से या फिर गोंडा से। तो जो आपका पनियाला है ये संबंधित हो जाता है आपका गोरखपुर से। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या हो जाते हैं ये हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका गोरखपुर के लच्छीपुर और आसपास के गांवों में पैदा होने वाले पनियाला का स्वाद अब देश दुनिया तक पहुंचेगा और नष्ट होते जा रहे पनियाले के पेड़ संरक्षित किए जाएंगे। पनियाले के बगीचे तैयार होंगे और उसके फल के खट्टे मीठे स्वाद का लोग आनंद उठा पाएंगे। पनियाला आकार और रंग में जामुन से मिलता जुलता है और इसका स्वाद जो है खट्टा मीठा होता है। ये हो जाता है आपका पनियाला। और बात करते हैं, शोध के अनुसार जो है इसके पत्ते, छाल, जड़ों एवं फलों से बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है और पेट से जुड़े रोगों में पनियाला लाभकारी सिद्ध होता है। और ये हो जाता है आपका पनियाला। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन हो जाता है आपका 11 नंबर हमारा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक खोला गया है। उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक कहाँ खोला गया है? बीएचयू वाराणसी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बीबीयू लखनऊ में या फिर आरजीएनयू अमेठी में। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक कहाँ खोला गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला बोन बैंक है ये खोला गया आपका बीएचयू वाराणसी में। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये हम देख लेते हैं। बीएचयू ट्रोमा सेंटर में हर दिन वाराणसी और आसपास के जिलों के साथ ही बिहार, झारखंड आदि प्रदेशों के घायल इलाजों के लिए लोग आते हैं। और इनमें कई ऐसे होते हैं जिनके हाथ, पैर व शरीर के अन्य हिस्सों की हड्डियां टूट जाती हैं। और इसी वजह से जो है वाराणसी के बीएचयू में ये ट्रोमा सेंटर वाराणसी के बीएचयू के ट्रोमा सेंटर में ये पहला बोन बैंक और टिश्यू बैंक बनकर तैयार हो गया है। और उसमें जो है सभी मशीनें आ चुकी हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बात कर लेते हैं, आपका बोन बैंक एंड टिश्यू बैंक में 3 आधुनिक मशीनें लगवाकर उसका ट्रायल कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर से कुछ औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं जिनको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और ये हो जाता है आपका बोन बैंक, यानी हड्डियां अगर टूटी हुई हैं तो उनको सुरक्षित किया जाएगा। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 12। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नमो वन का लोकार्पण किया गया? नमो वन की बात कर रहे हैं।
नमो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। और ये कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में, नोएडा में, गोरखपुर में या फिर कानपुर में। नमो वन की बात हो रही है और ये हो जाता है आपका कानपुर से संबंधित। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो जाते हैं। ये हो जाएगा आपका कानपुर में विजयनगर में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क में मियावाकी पद्धति से बने नमो वन का लोकार्पण करने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रकृति के संरक्षण पर जोर देते हुए पानी को बचाने, पौधे लगाने और नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। और ये आपका जो मियावाकी है, ये क्या हो जाता है ये भी आपको समझ लेना चाहिए। मियावाकी पद्धति क्या होती है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। मियावाकी पत्ती का जो आविष्कार है जापान के वनस्पति शास्त्री मियावाकी ने किया था। और इसमें छोटे छोटे स्थानों पर छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं जो साधारण पौधों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। इस तरह के पौधे लगाए जाते हैं। और गड्ढा खोदने से पहले 3 प्रजातियों की लिस्ट बनाई जाती है और जिसमें ऐसे पौधे चुने जाते हैं जिनकी ऊंचाई पेड़ बनने पर अलग अलग हो सके। ठीक है, और इस पद्धति को जो है क्या कहा जाता है? मियावाकी पद्धति कहा जाता है। और इसमें पौधे कम खराब होते हैं। और ये हो जाता है आपका नमो वन का लोकार्पण करते हुए। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13। और 13 क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में विश्व स्लोथ भालू दिवस मनाया गया है? अलीगढ़ में, आगरा में, बुलंदशहर में या फिर आपका हाथरस में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 13। और 13 नंबर क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका आगरा में। ठीक है, और आगरा में जो है आपका वर्ल्ड स्लोथ बियर डे मनाया जा रहा है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है इस प्रजाति को समझने और दुनिया भर के संगठनों के संस्थानों, बचाव केंद्रों और चिड़ियाघर के स्रोत भालू और उनके आवास के संरक्षण को बढ़ावा देने का जो उद्देश्य है और जन जागरूकता बढ़ाने का अवसर ये प्रदान करेगा। और दुनिया का जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉइंट। दुनिया का सबसे बड़ा भालू संरक्षण केंद्र ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में है। और ये दुनिया का सबसे पहला इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और इससे जो है भालू की प्रजाति का दुनिया में सबसे बड़ा संरक्षण और पुनर्वास केंद्र ये बन जाएगा, जिसकी स्थापना 1999 उत्तर प्रदेश के वन विभाग के सहयोग से और एसओएस द्वारा की गई थी। ये भी आपको समझ लेना है। और ये हो जाता है आपका दुनिया के सबसे पहले भालू संरक्षण केंद्र का जो है उद्घाटन आगरा के कीठम झील में हो गया है। और ये हो जाता है आपका इंटरनेशनल जो आपका स्लोथ डे होता है, ये होता है आपका 20 अक्टूबर को। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 14। और ये क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। सातवें भारत सातवें भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया है। सातवां भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में, आगरा में, वाराणसी में या फिर आपका कानपुर में। तो सातवें भारत जल सप्ताह का जो आयोजन है ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। और ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सातवें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया है। भारतीय सभ्यता में जीवन में और जीवन के बाद भी यात्रा में जल का महत्व होता है। और इसलिए जो है जल स्रोतों को पवित्र माना जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और धरती पर जो है पर्यावरण संतुलन बिगड़ने लगा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है और बेमौसम अतिवृष्टि और ये जो है अब आम बात हो गई है। और इसी तरह से परिस्थिति में पानी के प्रबंधन के विचार विमर्श करना बहुत ही सराहनीय कदम हो जाता है। और बात कर लेते हैं आपका, उन्होंने आम लोगों, किसानों, उद्योगपतियों और विशेषकर बच्चों से अपील की है कि वे जल संरक्षण को अपने आचार व्यवहार का हिस्सा बनाएं। और उन्होंने कहा कि ऐसा करके हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर सुरक्षित कल दे पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हो जाता है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका जो है उद्घाटन करते हुए भारत जल सप्ताह का। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15। और ये क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हाल ही में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया है? गोरखपुर में, बहराइच में, गोंडा में या फिर बस्ती में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है आपका जनपद गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाता है ये। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं ये हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया है। और मुख्यमंत्री जी ने 10 लाभार्थियों को रेशम कीट पालन गृह के लिए अनुदान राशि का वितरण भी किया है। ठीक है,
ये कहाँ हो जाता है? ये हो जाता है आपका जनपद गोरखपुर में। और ये आपसे केंद्र पूछा जाएगा योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और ये क्लास जो हमारी हो जाती है क्लास 11 उत्तर प्रदेश करंट स्पेशल की, और इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।